डीडीए की हाउसिंग स्कीम को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आवेदन फॉर्म लेने के लिए डीडीए हेड ऑफिस और बैंकों के काउंटर पर लंबी कतार देखने को मिल रही है, लेकिन जो लोग दिल्ली से बाहर हैं उन्हें आवेदन में दिक्कतें आ रही हैं। कहां मिलेगा फॉर्म, कैसे करें आवेदन, आइए आपको बताते हैं कि अगर आप दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं तो कैसे करें आवेदन। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 1 सितंबर को डीडीए ने हाउसिंग स्कीम 2014 को लॉन्च कर दिया। 25,034 फ्लैट्स के लिए 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो तो आवेदन कर सकते हैं। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम 2014 के लिए 13 बैंकों से करार किया है। ये बैंक हैं कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन 13 बैंकों के जरिए आप आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। हाउसिंग स्कीम के फॉर्म दिल्ली और एनसीआर में इन बैंकों की शाखाओं में मिलेंगे। 13 बैंक ऐसे हैं जिनके की जरिए से जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो जमा होंगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा होगा और इन्हीं के माध्यम से जो है वो ब्रोशर भी जो है लोगों को मिलेंगे। उसके लिए वो फॉर्म डाउनलोड कर सकता है, परंतु जब वो जमा करने होंगे तब 150, इन्हीं के माध्यम से जो है वो ब्रोशर भी जो है लोगों को मिलेंगे। उसके लिए वो फॉर्म डाउनलोड कर सकता है, परंतु जब वो जमा करने होंगे तब 150 रुपये जमा करने होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर फॉर्म सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में मिलेंगे तो दिल्ली के बाहर के लोग कैसे आवेदन करेंगे। डीडीए ने इसके लिए भी व्यवस्था की है। डीडीए इस स्कीम में पहली बार घर बैठे ऑनलाइन फ्लैट आवेदन की सुविधा दे रही है। आवेदन के समय निर्धारित 1 लाख की पंजीकरण राशि का भुगतान भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए आप डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर लॉगिन कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। साइट पर दिल्ली से बाहर के लोगों के आवेदन के लिए अलग लिंक दी गई है। डीडीए की वेबसाइट पर उन 13 बैंकों के लिंक दिए गए हैं जिनसे डीडीए ने करार किया है। आप इन 13 बैंकों में से अपना पसंदीदा बैंक चुनकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीडीए की स्कीम में आवेदन करने के लिए 1 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी 1 लाख रुपए नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं आवेदन, आइए आपको बताते हैं। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 में आवेदन के साथ 1 लाख की पंजीकरण राशि भी देनी होगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आवेदन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इस वक्त 1 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन की रकम नहीं है। इससे पहले आई योजनाओं में डीडीए के पैनल से जुड़े बैंक रजिस्ट्रेशन राशि पर ब्याज के बदले लोन देते थे, लेकिन इस बार बैंकों ने इस मसले पर अपना रुख अभी तक साफ नहीं किया है। स्कीम में शामिल होने वाले 13 बैंकों में से कुछ पंजीकरण राशि के लिए लोन देने के मूड में नजर आ रहे हैं, तो कुछ फिलहाल उधेड़-बुन में हैं। दूसरी ओर डीडीए की दलील है कि ये बैंकों की अपनी नीति पर निर्भर करेगा। डीडीए का बैंकों के साथ सिर्फ स्कीम का फॉर्म देना और जमा करने को लेकर करार हुआ है। माना जा रहा है कि निजी बैंकों की बजाय सरकारी बैंकों से आवेदकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक अगर बैंक रजिस्ट्रेशन राशि पर लोन देते हैं तो इस बार ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ सकता है। लोन देने से पहले ही बैंक 3 महीने और 6 महीने की दर से राशि वसूलेंगे। पंजीकरण राशि के लिए 1 लाख रुपए पर 3 महीने के लिए 3200 रुपए, 6 महीने के लिए 5200 रुपए लिए जाएंगे। साथ ही कुछ बैंक डाउन पेमेंट यानी पंजीकरण राशि के लिए लोन नहीं देंगे। ये बैंक दूसरी हाउसिंग लोन की तरह ही इस स्कीम में भी सफल आवेदकों को लोन देंगे। अगर आप भी हाउसिंग स्कीम 2014 में आवेदन कर रहे हैं और 1 लाख की पंजीकरण राशि बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी। बैंक से लोन लेने के लिए आपको पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड या वोटर कार्ड के अलावा सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट देने होंगे। की स्कीम आवेदन करने वाले लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि फ्लैट कहां हैं, किस तरह के हैं फ्लैट की लोकेलिटी कैसी है। तो आपकी इस टेंशन को कम करने के लिए आइए आपको बताते हैं दिल्ली में कहां डीडीए ने निकाले हैं फ्लैट। किसी भी हाउसिंग स्कीम में आवेदन करने से पहले जिस फ्लैट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 के कुल 25,034 फ्लैट्स की इस स्कीम में 24,223 फ्लैट्स नए हैं, जबकि 811 पुराने फ्लैट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं कहां है ये फ्लैट।
25,034 हमारे फ्लैट्स हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हैं और अलग अलग कैटेगरीज के हैं। सबसे बड़े फ्लैट्स जो हैं वो 22,627 जो हैं वो हमारे 2 रूम सेट्स हैं, 1 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम। उसके अलावा कुछ नए और कुछ पुराने जो है फ्लैट्स हैं उसमें LIG, MIG, HIG कैटेगरी के हैं और 700 फ्लैट्स जो हैं वो हमारे EWS कैटेगरी के हैं। नए बने फ्लैट कुल 24,223। MIG फ्लैट्स मुखर्जी नगर, नरेला, A9, कल्याण विहार में हैं, जिनकी कीमत 42 लाख रुपए से 70 लाख रुपए तक है। LIG 1 बेडरूम फ्लैट द्वारिका सेक्टर 23B, रोहिणी सेक्टर 16, 34 और 35, नरेला G2 और G8 और सीरसपुर में है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए से 22 लाख रुपए है। जनता फ्लैट ORT 1 कमरे का मकान रोहिणी सेक्टर 4 में है, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। EWS फ्लैट शिवाजी मार्ग पर है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए से 11 लाख रुपए है। पुराने बने फ्लैट कुल 811। HIG फ्लैट रोहिणी सेक्टर 18 और 29, जसोला, मुखर्जी नगर, शालीमार बाग और मोतिया खान में है, जिसकी कीमत 38 लाख रुपए से 1 करोड़ 21 लाख रुपए है। MIG फ्लैट रोहिणी फेज 4, कालकाजी, कोंडली, खड़ौली, मानसरोवर पार्क, झिलमिल, जहांगीरपुरी और नरेला में है, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए से 72 लाख रुपए है। LIG फ्लैट रोहिणी, द्वारका, नसीरपुर, जसोला, लोकनायकपुरम, पश्चिम विहार, जाफराबाद, दिलशाद गार्डन, कोंडली, खड़ौली और नरेला में है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए से 28 लाख रुपए तक है। एक्सपेंडेबल हाउसिंग रोहिणी सेक्टर 20 और 25, नरेला A6 और A10 में है, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक है। जनता फ्लैट नरेला, कोंडली, घड़ौली, रघुबीर नगर, पश्चिमपुरी, टोडापुर, तिगड़ी, मदनगीर, जसोला, बिंदापुर, नसीरपुर, द्वारिका, रोहिणी और मंगोलपुरी में है, जिनकी कीमत 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है। दिल्ली के जिन इलाकों में DDA के ये फ्लैट्स हैं, अगर उन इलाकों में दूसरे फ्लैट्स के जो रेट चल रहे हैं उनसे DDA के फ्लैट्स की तुलना की जाए तो DDA फ्लैट्स काफी सस्ते हैं। यही कारण है कि लोग इस स्कीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। DDA के ड्रॉ में अगर आपका फ्लैट निकल आता है तो आपके पास फ्लैट खरीदने के लिए जरूरी रकम नहीं है, तो आपके पास क्या है ऑप्शन, आइए आपको बताते हैं। हाउसिंग स्कीम 2014 में आम लोगों के फायदे की एक बड़ी बात यह है कि फ्लैटों का मालिकाना हक 5 साल बाद मिलेगा। यानी ड्रॉ में जिन लोगों को फ्लैट मिलेगा वो इसमें या तो रह सकेंगे या किराए पर दे सकेंगे, लेकिन 5 साल तक बेच नहीं सकेंगे। एक तो हमने 5 साल का लॉक इन पीरियड रखा है अलॉटमेंट के बाद, और ये इसलिए ये शर्त रखी गई है कि जो है लोग ज़्यादा स्पेकुलेशन ना कर सके, अन्यथा ये होता है कि अलॉटमेंट के बाद जो है लोग फ्लैट जो है वो मार्केट में तुरंत बेच देते हैं। इस नियम से प्रॉपर्टी डीलर्स और ब्रोकर्स इस स्कीम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनका मकसद फ्लैट्स को जल्द से जल्द बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाना होता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लैट्स अपने घर का सपना देखने वाले आम लोगों को मिल सकेंगे। लेकिन ड्रॉ के बाद अगर किसी वजह से सफल आवेदक फ्लैट्स को लौटाना चाहें, तो वो कब्जा पत्र जारी किए जाने से पहले फ्लैट को लौटा सकते हैं। साथ ही अगर कोई सफल आवेदक निर्धारित समय के अंदर भुगतान नहीं करता है तो इस स्थिति में भी उसका आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया जाएगा। इन दोनों मामलों में जमा राशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी। साथ ही फ्लैट लौटाने या रद्द होने के मामले में DDA की तरफ से रद्दीकरण राशि भी वसूल की जाएगी। मांग पत्र जारी होने से पहले EWS और सामान्य श्रेणी को कोई राशि नहीं देनी होगी। मांग पत्र जारी होने से 90 दिनों तक EWS फ्लैट्स के लिए 1000 और अन्य कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए 5000 देने होंगे। 91 से 180 दिन तक EWS फ्लैट्स के लिए 2000 और अन्य कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए 25000 देने होंगे। 181 से 365 दिनों तक EWS फ्लैट्स के लिए 5000 और अन्य कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए 50000 देने होंगे। फ्लैट लौटाने या रद्द होने पर अपनी जमा राशि वापस लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवंटित फ्लैट के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया मूल आवंटन एवं मांग पत्र।
आवेदन पत्र में दिए गए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने पर आवास का प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र में दिए गए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने पर पासबुक या बैंक मैनेजर प्रभारी के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। तो इस तरह से आप फ्लैट लौटाने या रद्द होने के मामले में अपनी जमा रकम वापस पा सकते हैं। बाकी की जानकारी आप डीडीए की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और अब बारी है प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों की। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 में फॉर्म खरीदने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है, जिसका फायदा जालसाज भी उठा रहे हैं। डीडीए मुख्यालय में फॉर्म लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लग रही है, जिसका फायदा उठाकर एक जालसाज ने एक आवेदक को नॉट फॉर सेल वाला फॉर्म भेज दिया। नॉट फॉर सेल वाले फॉर्म की ठगी का खुलासा शायद इतनी जल्दी ना हो पाता अगर ठगी का शिकार शख्स डीडीए के अधिकारियों से नहीं टकराता। अधिकारियों ने उसका फॉर्म देख लिया। पता लगा है कि उसे वो फॉर्म 150 रुपए की जगह 300 रुपए में बेच दिया गया, जिसके भरने से स्कीम में आवेदन नहीं किया जा सकता। तो आप भी इन जालसाजों से रहें सावधान। डीडीए की मेगा हाउसिंग स्कीम 2014 के लिए आवेदन करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहरी आवेदकों को दिक्कत हो रही है। पिछले 4 दिनों से शुरू आवासीय स्कीम के तहत आवेदन करने वाले लगभग 1.25 लाख आवेदकों में से ज्यादातर आवेदक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं। वैसे तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवेदन फॉर्म की बिक्री के लिए 13 बैंक्स को स्कीम में शामिल किया है। आवेदन फॉर्म में बाकायदा उन बैंक्स की शाखाओं की सूची शामिल है। इसके अलावा आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शामिल की गई है, लेकिन योजना को जारी करने वाली डीडीए की वेबसाइट पर ये सुविधा गायब है। 1 सितंबर को स्कीम लॉन्च होने के पहले दिन ही डीडीए की वेबसाइट क्रैश हो गई थी, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। स्कीम में शामिल किए गए 13 बैंक्स की अधिकांश शाखाओं पर फॉर्म का अभाव है। इसकी वजह से आवेदक फॉर्म के लिए डीडीए मुख्यालय विकास सदन के चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से डीडीए मुख्यालय पर अव्यवस्था का आलम है। आवेदकों को फॉर्म के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे तो दिल्ली एनसीआर में स्थित 13 बैंक्स की सैकड़ों शाखाओं पर फॉर्म मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आंकड़ों को देखने से ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। डीडीए मुख्यालय स्थित विकास सदन के मात्र 6 स्टॉल से गुरुवार को 30,000 के करीब फॉर्म्स की बिक्री हुई, जबकि दिल्ली एनसीआर में स्थित बैंक की सैकड़ों शाखाओं से मात्र 50,000 फॉर्म से बिके। इस मामले में डीडीए के आला अधिकारियों से पूछने पर टका सा जवाब मिल रहा है कि हमने तो बैंक्स को फॉर्म वितरित कर दिया है। डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2014 का क्रेज लोगों में थमता नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि आवेदन फॉर्म की खरीद के लिए डीडीए मुख्यालय विकास सदन में कार्यालय खुलने से पहले ही खरीदारों की लंबी कतार लग जा रही है। डीडीए आवासीय योजना को लेकर तीसरे दिन भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक्स में फॉर्म की कमी के कारण अधिकतर लोग डीडीए मुख्यालय पहुंचे। नौबत ये रही कि भीड़ ज्यादा होने और लंच के समय फॉर्म बिक्री होने से नाराज लोग आपस में ही उलझ गए। आवेदन फॉर्म की मांग को लेकर भीड़ ने आपस में धक्का मुक्की की, जिससे अफरा तफरी मच गई और स्वागत कक्ष के बाहर का शीशा भी टूट गया। डीडीए पहली बार अपनी हाउसिंग स्कीम 2014 में भूमिगत पार्किंग मुहैया कराएगा। पहले चरण में पार्किंग की व्यवस्था नरेला स्थित ब्लॉक A9 में बने टावर्स में की जा रही है। नरेला के इस 11 मंजिल ब्लॉक में कुल 348 फ्लैट हैं। 109 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इस फ्लैट की कीमत लगभग 68 लाख रुपए है। यूपी के मुजफ्फरनगर में रहने वालों के लिए खुशखबरी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुजफ्फरनगर जल्द एनसीआर का हिस्सा बन सकता है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के 5 जिले इस समय एनसीआर का हिस्सा हैं। इसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और बुलंदशहर शामिल हैं। संजीव बालियान का कहना है कि मुजफ्फरनगर से दिल्ली की दूरी 125 किलोमीटर है और एनसीआर में शामिल होने की सारी संभावनाएं यहां मौजूद हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा ने 1 सितंबर से फरीदाबाद और पलवल के लिए हाउसिंग स्कीम्स की शुरुआत की है। फरीदाबाद के सेक्टर 56A और पलवल के सेक्टर 12 में आवासीय प्लॉट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिलने शुरू हो गए हैं। फॉर्म को जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है। किसी आवेदक को प्लॉट का अलॉटमेंट ड्रॉ के आधार पर किया जाएगा। फॉर्म जमा कराते वक्त प्लॉट के लिए निर्धारित रकम का महज 10% देना होगा। फॉर्म हुड्डा की आधिकारिक वेबसाइट www.hudda.gov.in पर ऑनलाइन या फिर निर्धारित बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं। जिसके पास फरीदाबाद या पलवल में हुड्डा के प्लॉट पहले से आवंटित हैं, वो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 100 नए स्मार्ट शहरों में से 5 स्मार्ट सिटी राजस्थान में बनेंगी। केंद्र ने राज्य सरकार से ऐसे 5 शहरों के नाम मांगे हैं जिन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा सकता है। राज्य सरकार ने इस संबंध में नगरीय विकास विभाग को शहरों के चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें जयपुर, जोधपुर और कोटा का नाम फाइनल हो चुका है। 3 बड़े शहरों के अलावा एक धार्मिक शहर और एक टूरिस्ट सिटी को भी चुना जाएगा। धार्मिक शहर के रूप में स्मार्ट सिटी के लिए अजमेर और पुष्कर में मुकाबला है।
टूरिस्ट सिटी के रूप में उदयपुर, जैसलमेर और माउंट आबू के बीच मुकाबला है। जिन शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलेगा उन्हें अगले साल से केंद्र 200 करोड़ रुपए देगा। एनसीआर में आशियाने का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी। यमुना प्राधिकरण नवरात्र में फ्लैट्स की योजना लाने की तैयारी में है। यमुना प्राधिकरण की इस योजना में 45 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने 2500 फ्लैट्स होंगे। इसके लिए प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। मोदी सरकार के पहले बजट में 2014 में 100 नए स्मार्ट शहर बनाए जाने की बात कही गई है। पूरे देश में स्मार्ट सिटी को लेकर काफी चर्चा है। तो आइए आपको बताते हैं क्या होती है स्मार्ट सिटी और क्या होती है स्मार्ट सिटी की खूबियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है 100 स्मार्ट सिटी। मोदी सरकार के पहले आम बजट में भी स्मार्ट सिटी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। स्मार्ट सिटी को लेकर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, स्मार्ट सिटी की खासियत क्या होती है। स्मार्ट सिटी को लेकर लोगों के मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब आज हम देंगे। आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसी होती है एक स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्लानिंग का अनोखा तालमेल। स्मार्ट सिटी में हर काम को बड़े स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जाता है। स्मार्ट सिटी सभी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होती है। स्मार्ट सिटी में ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक सेफ्टी का विशेष ख्याल रखा जाता है। स्मार्ट सिटी में बिजली, पानी, रसोई गैस की सप्लाई को स्मार्ट और इंटीग्रेटेड तरीके से किया जाता है ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुझे लगता है कम्युनिकेशन वाइज स्मार्ट सिटी को अगर देखा जाए तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की बेसिक सुविधाएं, एजुकेशन की, हेल्थ की और एम्प्लॉयमेंट की, ये बेसिक जो सुविधाएं हैं, ये सभी सुविधाएं जिस भी सिटी में होंगी उसे हम स्मार्ट सिटी कह सकते हैं। और वो सिटी अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस शहर से शायद बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट सुविधाएं, आपके लिए बिजनेस करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज, इन्हीं सब चीजों को मिलाकर एक स्मार्ट सिटी का निर्माण होता है। घरों की बिजली, वाटर सिस्टम, लॉक जैसी सभी सुविधाओं को ई नेटवर्क के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इतना ही नहीं, स्कूल, हॉस्पिटल्स और दूसरे सरकारी दफ्तर भी ई नेटवर्क पर आपस में जुड़े होते हैं। स्मार्ट सिटी में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के सिस्टम भी लगाए जाते हैं ताकि प्रदूषण कम से कम हो। ट्रैफिक जैम की समस्या आज लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सैटेलाइट से जोड़ा जाता है। सैटेलाइट और सेंसर की मदद से ट्रैफिक सिस्टम काम करता है, जो अपने आप में बेहद अनोखा है। ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल गाड़ियों की संख्या को देखते हुए रूट डाइवर्ट भी कर देता है। ज्यादा या कम गाड़ियों की लाइन को देखते हुए सिग्नल का समय भी ऑटोमेटिक कम या ज्यादा हो जाता है। सड़क पर एक्सीडेंट होने या गाड़ी खराब होने पर क्लोज्ड सर्किट कैमरों की मदद से जानकारी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाती है जो आपकी मदद कर सकता है। एक कॉल पर ही एम्बुलेंस और सुविधाएं चंद मिनटों में उपलब्ध होती हैं। दुनिया में कई स्मार्ट सिटीज हैं, पेरिस भी उनमें से एक है। पेरिस की तर्ज पर फेस आइडेंटिफिकेशन सिस्टम स्मार्ट सिटी में लगाया जाएगा। स्मार्ट सिटी में अपराध को भी कंट्रोल करने के हाईटेक साधन होते हैं। अपराधियों और संदिग्ध लोगों की तस्वीर के साथ ही डीएनए और दूसरे फीचर पहले से ही कंप्यूटर में फीड किए जाएंगे। ये फीचर इंटरनेट के जरिए दूसरे शहरों से भी जुड़े रहेंगे। फेस स्कैन होने के बाद अलर्ट सीधे पुलिस कंट्रोल रूम पहुंच जाएगा। एक साथ पूरे शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में अपराधी की फोटो सर्कुलेट हो सकती है। इससे अपराधी को पकड़ना आसान होगा। स्मार्ट सिटी में क्राइम, हेल्थ, सर्विसेज और ट्रैफिक के लिए कंट्रोल रूम होते हैं। इसका फायदा सेवाओं के कोऑर्डिनेशन में मिलता है। स्मार्ट सिटी में सबसे अहम भूमिका होती है डाटा सेंटर की। डाटा सेंटर पर पूरे शहर की सूचनाएं इकट्ठी होती हैं।